अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछले दिनों में जो नेपरा का रूल आया था कि नेपरा ने प्रपोज़ल एक दिया था कि नेट मीटरिंग के टैरिफ में चेंजिंग ला रहे थे। उसका एंड रिज़ल्ट अभी तक जो सामने आया है वो ये आया है कि बैकआउट कर गया नेपरा, और फुली बैकआउट नहीं करी बट नी लूप वॉर्म से बैकआउट करी है। उसमें उसकी वजूहत कुछ ऐसी थी कि एक तो एनर्जी मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी है कि वी आर गोइंग टू प्लान अहेड एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू सपोर्टिंग सोलर सिस्टम्स। ये उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। उसकी जो रीज़न है उसकी वजह बहुत क्लियर सी है कि एक तो मीडिया ने भी इस बात को उठाई, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने भी इस बात को हाईलाइट किया और प्रमोट किया, और बहुत एक्टिवली इस बात को प्रमोट किया कि जो रेगुलेशन है ये गलत रेगुलेशन है। ये इस वक्त की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की। इस वक्त की ज़रूरत वही रेगुलेशन है कि सोलर सिस्टम्स को प्रमोट किया जाए ताकि ग्रिड पर डिपेंडेंस कम की जाए और अबंडेंट पावर जनरेशन की जाए एट द कंज्यूमर लेवल, डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन करी जाए और जनरेशन करी जाए। दूसरा इसमें यह भी था कि लोगों ने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, लोगों ने भी बहुत सारी अपने इनपुट दिए, तो उसकी वजह से एक मैकेनिज़्म, एक पूरा माहौल बनता है कि इस पॉलिसी को जो प्रपोज़ल जो था इसको जो एक्सप्लोर किया जा रहा है उसको रोल बैक किया जाए। दिस इज़ नॉट अ प्रपोजल विच पीपल आर विलिंग टू एक्सेप्ट। तो इसमें फ़ायदा तो मुल्क का ही है, फ़ायदा उन लोगों का भी है जिन्होंने सोलर सिस्टम्स लगवाए हुए हैं, और उनका भी फ़ायदा जो आने वाले दिनों में लगवाना चाहते हैं या जो इस बात को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हाउ कैन द यूज सोलर सिस्टम्स टू रिड्यूस देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड हाउ टू गो कम्प्लीटली ऑफ द ग्रिड एंड रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन द ग्रिड। अच्छा, यही चीज़ DHA के केस में भी है कि जो लोग एटलीस्ट डिजिटल मीडिया पे एहतजाज कर रहे हैं या एटलीस्ट बता रहे हैं कि भाई दिस इज़ नॉट द राइट वे टू गो, तो उस तरफ भी प्रेशर पड़ेगा और इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छा सोल्यूशन निकलेगा। एटलीस्ट कराची DHA के लोगों के जो घबरा गए हैं एकदम कि हमें फ़ाइन्स आ रहे हैं और DHA वाले हमें कह रहे हैं कि किस तरह बना लिया और इलीगल है, तो इंशाल्लाह उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन जल्दी निकल आएगा। DHA की हद तक जो बात है वो DHA ने दो बातों पे जोर दिया है। एक तो ये कि उन्होंने बोला कि आपने जो स्ट्रक्चर बनवाया सोलर स्ट्रक्चर्स वो हमसे अप्रूव करवाए बगैर बना लिए। तो देखें, एक तरह से देखें तो इस रेगुलेशन में एक फ्लॉ, मेजर फ्लॉ ये है कि सोलर स्ट्रक्चर इज़ नॉट अ फिक्स स्ट्रक्चर। क्योंकि वो फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है तो उसकी जो रेगुलेशन है वो असूली तौर पे तो नहीं ली जानी चाहिए, क्योंकि आपको पता है बाहर भी इन अदर कंट्रीज़ नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर्स की अलाउंस होती है एज़ लॉन्ग एज द फुलफिल द कंस्ट्रक्शन कोड्स और जो रेगुलेशंस होती हैं एरिया वाइज, अगर वो उनको सेटिस्फाई करते हैं तो देन यू आर अलाउड टू कंस्ट्रक्ट नॉन परमानेंट मूवेबल लोड्स, मूवेबल स्ट्रक्चर्स। तो अब हुआ यह है कि DHA क्योंकि एक गवर्निंग अथॉरिटी है और उसके ऊपर आप किसको जाके कंप्लेन करेंगे, तो उसकी वजह से उन्होंने एक रूल निकाला है कि आपने जो सोलर स्ट्रक्चर बनवाने हैं उसकी आपने परमिशन हमसे पहले लेनी है और हम उसके जो डिज़ाइन है उसको वेरीफाई करेंगे। और जिन लोगों ने पहले से सिस्टम्स लगवाए हुए हैं उनके लिए दो ऑप्शन उन्होंने क्रिएट करे हैं। एक ये कि या तो आप इसको उतार दें, अपने सोलर स्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर लें और रिमूव कर लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको लीगलाइज़ करवा लें बाय पेइंग अ पेनल्टी। तो अब ये एक अजीब सी सिचुएशन है कि इफ़ अ सिस्टम इज़ नॉट फॉलो, अगर एक सोलर स्ट्रक्चर की इंसुलेशन है विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द कोड्स, दैन हाउ कैन इट बी लीगलाइज्ड बाय पेइंग अ पेनल्टी। तो इसमें एक इनहेरेंट एक कॉन्ट्रडिक्शन है, एक फ्लॉ है इस इनहेरेंट मैकेनिज़्म में, बट आपको पता है पाकिस्तान के रूल्स ऐसे ही होते हैं। तो ये गलत मैकेनिज़्म है, ये भी रोल बैक इंशाल्लाह हो जाएगा आने वाले दिनों में। ये डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर और कितने जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो क्या सोचते हैं और क्या मैकेनिज़्म निकालते हैं इसको रोल बैक करवाने के लिए। दूसरा जो है कि सोलर स्ट्रक्चर अलाउ ही नहीं है डिसमेंटल कर लें, तो उसकी देखें नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर है, सोलर सिस्टम वर्क ही एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे ज़्यादा एफिशिएंटली करता है, और अगर अकॉर्डिंग टू द कोड्स है तो फिर उसको कोई रोकने की वजह नहीं होनी चाहिए। लीगलाइज़ करवाना एक इलीगल चीज़ को, वो भी किस तरह ये मेथड निकाला गया और मैकेनिज़्म निकाला गया है ये भी समझ से बाहर है। अच्छा, ये भी है कि सिर्फ एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स के ऊपर है, जो टिल्ट्स पे लग रहे हैं तो उस पर अलाउ है। तो बेसिकली आपकी बाउंड्री वॉल से अगर कोई भी चीज़ नीचे है तो फिर किसी को भी इशू नहीं है, और अगर बाउंड्री वॉल से ऊपर आपने इरेक्ट करके कराया हुआ है तो फिर एक इशू है, और उस पर एक DHA वाले इशू कर रहे हैं। अच्छा, यही सेम लॉ जो है वो बहरिया के लिए भी है कि अगर बाउंड्री वॉल से नीचे वहाँ तो खैर आप लगा ही नहीं सकते हैं, एटलीस्ट कराची DHA में और कराची बहरिया में, कि आपको बहरिया अपने जो आपकी बाउंड्री वॉल्स हैं उससे नीचे आपने स्ट्रक्चर अपना लगाना है, तो उसमें कोई इशू नहीं होता। हाँ जी, बहरिया टाउन की हद तक जो अलाउंस है वो ये है कि आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे सोलर सिस्टम नहीं लगा सकते, इवन विद अप्रूवल और विदाउट अप्रूवल, वो उनकी रेगुलेशन में नहीं है। उनका जो मेन फोकस है बहरिया टाउन का वो अपनी प्रॉपर्टीज़ पे और रियल एस्टेट पे है, तो वो कहते हैं कि आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर बना के हमारी जो प्रॉपर्टी का एलिवेशन है आप उसको डिफेस कर रहे हैं, उसकी ब्यूटिफिकेशन में आप कमी ला रहे हैं। तो उनका भी ना इस तरफ कोई फोकस है कि एलिवेटेड स्ट्रक्चर की वजह से कंज्यूमर को क्या बेनिफिट है और पैनल्स की एफिशिएंसी में क्या इंक्रीमेंट आता है। उनका फोकस अभी रियल एस्टेट की तरफ है, बट दे डू अलाउ यू टू इंस्टॉल योर सोलर सिस्टम्स और L2 स्ट्रक्चर्स, L2 स्टैंड जो कि डायरेक्ट फ्लोर ग्राउंड माउंटेड होते हैं और जो कि बाउंड्री वॉल से बाहर से नहीं दिखते। तो ये रेगुलेशन उनकी है। बहरिया टाउन कराची में भी बहुत से लोग सोलर सिस्टम्स की तरफ अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि इट इज़ अ गुड मीन्स टू गो टू रिड्यूस योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। बहरिया टाउन कराची में जो इलेक्ट्रिसिटी बैकअप जनरेटर्स हैं वो मौजूद हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर को लॉन्ग
लोड शेडिंग आवर्स तो फेस नहीं करने पड़ते, बट नॉनदलेस जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं क्योंकि वो स्काई रॉकेट कर रहे हैं ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन फ्यूल प्राइसेस, तो उसको रिड्यूस करने का जो वाइबल मेथड है वो एक ही है कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाएं, प्रेफरेबली फॉर बहरी टाउन कराची। जो 5 से 10 मिनट की जो लोड शेडिंग होती है ड्यू टू द ट्रांसफर टाइम बिटवीन के इलेक्ट्रिक एंड बैकअप जेनसेट, उसको फेस करने के लिए आपके पास 2 से 3 ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। आप यूपीएस भी लगवा सकते हैं, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम भी लगवा सकते हैं एट अ स्मॉलर लेवल, तो उसके डिफरेंट वाइबल ऑप्शंस होते हैं फॉर द 10 मिनट का जो गैप आता है उसको ब्रिज करने के लिए। बट जो मेजर गोल है बहरी टाउन के कंज्यूमर्स का एट दिस पॉइंट इन टाइम वो यही है कि अपने जो सोलर बिल्स, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, क्योंकि वो स्काई रॉकेट कर गए हैं और वो एक्सपोनेंशियली ऊपर गए हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। एनर्जी का क्राइसिस आया हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं आया, पाकिस्तान में ज़्यादा प्रोनाउंस है क्योंकि हम फ्यूल बेस्ड जनरेशन करते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट करते हैं और हमारा इंपोर्टेड फ्यूल होता है जो कि हम डॉलर में ख़रीदते हैं, और हमारे यूएस डॉलर के साथ जो पैरिटी है वो बहुत फ्लक्चुएट करती है, बहुत वॉलेटाइल है। तो हमारे मसाइल थोड़े से डिफरेंट है फ्रॉम द वर्ल्ड, बट नॉनदलेस द एंटायर वर्ल्ड इज़ फेसिंग सिमिलर प्रॉब्लम्स। तो बहरी टाउन के कंज्यूमर्स के लिए ऑन ग्रिड सिस्टम ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। कुछ और ऐड करना चाहिए? हाँ, बैरियर टाउन की एक अप्रूवल भी लेना पड़ता है इससे पहले, और वो बैरियर टाउन आपके एकरेज के अकॉर्डिंगली देता है कि अगर आपका 240 स्क्वायर यार्ड का घर है तो उस पर इससे बड़ा नहीं लग सकता, और 500 और 1000 का अकॉर्डिंगली, तो वो भी अप्रूवल पहले लेनी पड़ती है। बिल्कुल, बहरी टाउन ने अपने रेगुलेशंस बनाए हुए हैं जिसके तहत वो अलाउ करते हैं कि कितने स्क्वायर फुट पे कितने मैक्सिमम किलोवाट्स का सोलर सिस्टम लग सकता है, विच इज़ अ फाइन थिंग कि अगर आप रेगुलेट करना चाहते हैं तो और उससे अच्छा क्या है। बाकी सोलर सिस्टम्स को इनकरेज करना चाहिए, कैपेसिटी इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट नॉनदलेस इनकरेज करना चाहिए कि सोलर सिस्टम्स को लगने की इजाज़त दी जानी चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए, और वो घर जो कि सोलर सिस्टम्स लगवाते हैं या लगवाना चाहते हैं उनको रीबेट्स या उनको किसी और मैकेनिज्म के थ्रू प्रमोट करना चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। आइदर यू कैन हैव रीबेट्स ऑन फॉर देम और यू कैन गिव देम डिस्काउंट्स ऑन देयर एनुअल मेंटेनेंस, किसी ना किसी तरीके से उनको अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ये उन सोसाइटीज़ की बात हो रही है जिन्होंने सेल्फ मेंटेन्ड सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं, जैसे DHA इज़ अ सोसाइटी, बहरी टाउन कराची इज़ अ सोसाइटी। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इनको प्रमोट करना चाहिए क्योंकि इससे ग्रिड पे डिपेंडेंस भी कम होती है, जो कम्युनिटी के रिसोर्सेज हैं उस पर भी डिपेंडेंस कम होती है, कम्युनिटी को ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स की कमी, ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत, ट्रांसफार्मर्स की भी रिडक्शन हो सकती है। और इन द कमिंग ईयर्स इफ़ द सोसाइटी प्लान्स टू मूव टूवर्ड्स अ माइक्रो ग्रिड, तो जिन्होंने पहले से इंस्टॉल किए हुए होंगे सोलर सिस्टम्स वो ऑगमेंट करेंगे उस माइक्रो ग्रिड को। तो सो सम ऑफ द प्लान टू क्रिएट देयर ओन माइक्रो ग्रिड्स इफ़ दे स्टार्ट टू ओपन अप देयर माइंड्स एंड ओपन अप देयर होराइजन्स, और अपना जहन को अगर खोल के सोचें कि दे कैन इंटायरली गो ऑफ ग्रिड बाई क्रिएटिंग अ माइक्रो ग्रिड इन देयर ओन सोसाइटी। उसमें जिन लोगों ने, जिन कंज्यूमर से पहले से सोलर सिस्टम्स लगवाए हुए होंगे वो ऑगमेंट कर रहे होंगे उस माइक्रो ग्रिड को, वो किसी भी तरह इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। तो ऐसे कंज्यूमर्स को प्रमोट करना चाहिए और बेनिफिट्स देने चाहिए और इनकरेज करना चाहिए बाय द सोसाइटीज़, बिकॉज सोसाइटी तो चलें एक स्मॉल एरिया है, उसको पता है उसके अंडर कौन कौन से घर हैं और वो किस तरह सोसाइटी में इंक्रीमेंट कर सकती है, ऑगमेंट कर सकती है, सोसाइटी को कैसे प्रमोट कर सकती है ताकि सोसाइटी की वैल्यू में भी फ़ायदा हो। उधर जो लोग प्लॉट्स बाय कर रहे हैं जो होम ओनर्स हैं या फिर उसमें जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको क्या बेनिफिट हो। एक अगर सेल्फ सस्टेन्ड सोसाइटी क्रिएट होती है पाकिस्तान के अंदर जो कि अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और यूजिंग अ माइक्रोग्रिड अपने होम ओनर्स को खुद ही सप्लाई करती है अपनी इलेक्ट्रिसिटी बाय हैविंग 24 आवर्स कंटिन्यूस बैकअप, तो उस सोसाइटी को आपको पता है फिर उसकी डिमांड कितनी ज़्यादा होगी इस सिनेरियो में जहाँ पे लोड शेडिंग के लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड आवर्स है और अनरिलायबल ग्रिड की वजह से एनर्जी की जो कंटिन्यूस सप्लाई है वो भी डिस्टर्ब होती है। अच्छा, आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, जो एक नया आइटम हमारे पास आया अभी नया इंपोर्ट हुआ है, वो जर्मन इन्वर्टर हैं काकू के, जो कि अंडर सीमेंस मैन्युफैक्चर हुए हैं, वो मेड इन जर्मनी है। 10 किलोवाट में बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है इस टाइम पे। इसकी स्पेक शीट भी नीचे लगा देता हूँ मैं, इसको देखें। बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट और बहुत अच्छा ऑन ग्रिड सिस्टम है और बहुत अच्छा इन्वर्टर है। जिसको भी चाहिए वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। ये बताने का मकसद ये था कि आजकल जो सप्लाई एंड डिमांड है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हुई है। आपको पता है कि जो इंपोर्ट की रेगुलेशंस हैं वो अभी अलाउ नहीं कर रहे कि न्यू स्टॉक इंपोर्ट हो सके, उसकी वजह से जो सप्लाईज़ हैं वो बहुत लो हो गई हैं। तो ये बताने का मकसद ये था कि जो लोग चाह रहे हैं कि वो 10 किलोवाट का इन्वर्टर परचेज़ कर लें, बेशक प्रोजेक्ट उनका महीने बाद हो या 2 महीने बाद हो, वो अगर अभी से परचेज़ करना चाहते हैं तो उनसे रब्ता करें। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, नीचे स्पेक शीट भी अटैच कर देते हैं ताकि आप उसको पेरूज़ कर लें, गो थ्रू कर लें, और अगर कोई और क्वेरी हो आपकी तो आप आस्क कर सकते हैं। माइंड में ये बात रखिएगा कि स्टॉक लिमिटेड है तो वी कैन नॉट गारंटी कि जब तक आप कांटेक्ट करते हैं स्टॉक आपको मिल पाए। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, एक बात और, अच्छा देखें, जब नए घर बन रहे हैं, जो बहुत सारे घर नए लोग बना रहे हैं, उस टाइम भूल जाते हैं कि हमने सोलर लगवाना है, माइंड से निकल जाता है, ठीक है, इंसान है। खैर जब बन जाता है तो फिर याद आता है अब हमने सोलर लगवाना है।
थोड़ा सा कैलकुलेशन पहले कर लें कि अगर हमने सोलर लगवाना है, जो कि अब हर घर की नीड है, तो जब भी आपकी ग्रे स्ट्रक्चर हो चुका हो और वायरिंग शुरू हो रही हो, तो एटलीस्ट जो हमारी डीसी वायर्स हैं, जो इसकी सोलर की वायर्स हैं, वो सब पहले से करवा ली जाए, और साथ में डीसी अर्थिंग वगैरह भी पहले से करवा ली जाए, ताकि जो भी वायर्स हैं वो फिर सारी कंसील्ड हो जाएँ, बजाय इसके कि हम आखिर में करें। और बहुत थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो होता है वो भी सोलर का पहले हो सकता है, ताकि वो ज़मीन के अंदर कंसील्ड हो जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें अगर रिमाइंड करवा दिए जाए कि अपने कंज्यूमर्स को, कि जो जो लोग नए घर बना रहे हैं वो लोग इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल करें। ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करें हम, कि अगर एक होम ओनर है और वो नया घर बनवा रहा है, तो उसको किन 8-10 मेन बातों का ख्याल करना चाहिए। एक तो हो गया सोलर स्ट्रक्चर, कि वो सोलर स्ट्रक्चर एम्बेडेड हो जाए उसी घर के अंदर, ताकि उसके जो पिलर्स हैं, उसकी जो फाउंडेशन है, वो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ ही लोड को साथ जॉइन हो जाए, और वो एज ए सेपरेट स्ट्रक्चर ना बने जो बाद में डिफेस करे और थोड़ा सा म्यूटिलेट करे उस रूफ टॉप को। सेकेंडली बात आ जाती है वायरिंग की। जैसा कि मेंशन किया गया है कि एसी वायरिंग और डीसी वायरिंग 2 सेपरेट वायरिंग्स होती हैं, और अर्थिंग की वायर एक तीसरी वायर होती है, चौथी वायर होती है लाइटिंग अरेस्टर्स की। तो इस तरह की 5 से 6 जो वायरिंग यूज़ होती हैं एक सोलर सिस्टम में, वो सारी की सारी कंसील्ड वायरिंग के अंदर ही डलवा लेनी चाहिए। उसका फ़ायदा ये है कि बाद में थ्रू डक्टिंग कोई वायर नहीं चलेगी, कंसील में सारी की सारी वायरिंग हो जाएगी। और एडिशनली जो डीबी बॉक्स लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन जंक्शन बॉक्स जो लगता है नीचे, जिसमें एसपीडीज़ होते हैं, एसी ब्रेकर्स, एमसीबीज़ होती हैं, एमसीसीबीज़ होती हैं, चेंज ओवर स्विचेज़ होते हैं, रिलेज होते हैं, जो भी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होती हैं वो सारी एक डीबी बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लगाई जाती हैं। हम मेटालिक डीबी बॉक्स यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं। तो उसकी वजह से जो डीबी बॉक्स होती है उसके भी 2 ऑप्शंस आते हैं। एक होता है कंसील का डीबी बॉक्स, एक होता है ओपन डीबी बॉक्स। ओपन डीबी बॉक्स दीवार के सामने लगाया जाता है, इट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द वॉल, तो वो एक्सपोज्ड होता है, वो प्रोट्रूडिंग होता है, थोड़ा सा बाहर को निकला होता है। ऑन दी अदर हैंड जो कंसील्ड डीबी बॉक्सेस होते हैं वो विद इन द वॉल होते हैं। कंसील्ड के डीबी बॉक्सेस जो होते हैं वो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज़ ही इंस्टॉल किए जा सकते हैं। अगर उसको आफ्टर कंस्ट्रक्शन फेज़ इंस्टॉल किया जाए तो अच्छी खासी दीवार में कटिंग करनी पड़ती है और मटेरियल को निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से होम ओनर बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसका नया बना हुआ घर होता है और उसकी वजह से मिट्टी और बाकी मसाइल भी आते हैं। तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ही कंसील्ड में डीबी बॉक्स, सोलर का जो डीबी बॉक्स है वो सेपरेटली इंस्टॉल करवा लेना चाहिए, डीसी वायरिंग इंस्टॉल करवा लेनी चाहिए, जो ओवरऑल वायरिंग ले करनी है, जो रन करनी है थ्रू आउट द हाउस, वो भी रन करवा लेनी चाहिए। प्लस डीसी अर्थिंग सेपरेट करवा लें, एसी अर्थिंग सेपरेट करवा लें, और लाइटिंग अरेस्टर की अर्थिंग सेपरेट करवा लें, क्योंकि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज़ आप सब कुछ करवा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है। एज लॉन्ग एज यू हैव द बजट्स, आपके पास ये फिजिबिलिटी और ये वायबिलिटी बन जाती है कि आप वायर्स को जितना रन करवाना है करवा लें, क्योंकि आपके पास सारी जो कंडुइट्स होते हैं वो एक्सेसिबल होते हैं। घर की कंस्ट्रक्शन के बाद कंडुइट्स एक्सेसिबल नहीं रहते। कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आप वायर रन कर सकते हैं, बट नॉट थ्रू आउट द हाउस। साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपका सोलर का स्ट्रक्चर है जब वो इंस्टॉल हो जाता है, आप अपने घर का डिज़ाइन भी ऐसा रख सकते हैं कि जो आपका सोलर का स्ट्रक्चर है वो आपके रूफ टॉप डिज़ाइन के साथ मिंगल कर जाए। यू कैन यूज़ योर सोलर रूफ टॉप एज अ शेड फॉर योर रूफ, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करवा दिया है, जॉइन करवा दिया है कंस्ट्रक्शन के साथ घर की, तो उसका जो रूफ टॉप स्पेस है वो मैक्सिमम यूटिलाइज भी हो सकता है। एडिशनली जो आपने रूफ टॉप पे सोलर पैनल्स लगवाए हैं वो आप ऐसे लगवा सकते हैं कि वो दे कैन एक्ट एज अ शेड फॉर योर रूफ, जिसकी वजह से जो आपकी हीटिंग है, डायरेक्ट इंसिडेंस ऑफ सनलाइट नहीं होगी आपकी रूफ टॉप पे, जिसकी वजह से आपके घर में कूलिंग इफेक्ट भी जनरेट हो सकता है। साथ साथ आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि अगर आप बैटरी बैकअप सिस्टम की तरफ जा रहे हैं तो आपने एक सेपरेटली इलेक्ट्रिकल रूम बनवाना है, जिसमें आपका ये सारा सोलर की इक्विपमेंट हाउस होगी। उसका फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि वो सेपरेट इलेक्ट्रिकल रूम होता है, सेफ्टी हैज़र्ड नहीं होती, कोई भी अगर बच्चा हो घर में तो उससे भी वो कॉर्डन ऑफ होता है। प्लस अगर एक सेपरेट रूम हो जहाँ पे एग्जॉस्ट की वेंटिलेशन हो, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो डस्ट की एक्यूमुलेशन होती है और जो डस्ट की इनग्रेस होती है इन्वर्टर्स में, वैसे तो जनरली IP65 इन्वर्टर्स ही अब नए आ रहे हैं, बट नॉनदलेस डीबी बॉक्सेस, बैटरी बैंक्स और मिसलेनियस अदर इक्विपमेंट में भी डस्ट की एक्यूमुलेशन हो सकती है अगर डस्ट की इनग्रेस काफ़ी ज़्यादा हो। तो सेपरेट रूम से फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। एक तो सिस्टम सेपरेट हो गया, बच्चों की पहुँच से दूर हो गया, उसकी वर्किंग भी एफिशिएंट हो जाती है इन द सेंस कि आप उस रूम को कूल कर सकते हैं बाय हैविंग वेंटिलेशन। जितना कूल होगा रूम उतना एफिशिएंटली इन्वर्टर काम करेगा, डस्ट की इनग्रेस कम होगी तो मेल फंक्शन और फेलियर ऑफ इक्विपमेंट भी कम से कम हो जाता है। प्लस उस रूम में आपने जितना बड़ा आप रूम बनाएंगे उतनी आप बैटरी बैकअप उस रूम में ही एग्जिस्ट करके इंस्टॉल करवा सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने 24 आवर्स के बैटरी बैंक पे जाना है, जिससे आप कम्प्लीटली ऑफ द ग्रिड जाते हैं, तो यू कैन नॉट कीप ऑल योर बैटरीज इन द लिविंग रूम।
और इन अ रूम विच इज़ नॉट स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर दिस पर्पस, क्योंकि आप जहाँ पे 24 आवर्स का बैटरी बैंक लगवाएंगे वो फिर एक हिंड्रेंस बनेगा, एक ऑब्स्ट्रक्शन बनेगा हर आने जाने वाले बंदे के लिए। तो यू नीड टू प्लान अहेड, यू नीड टू प्लान इन एडवांस कि व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 to 25 ईयर्स, क्योंकि सिस्टम की लाइफ 25 ईयर्स है। तो यू नीड टू प्लान अहेड ऑफ योरसेल्फ। आने वाले दिनों में आपकी कंजम्पशन भी बढ़ सकती है, आपके घर की अफरादी क़ुव्वत में भी इजाफा हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स में भी इजाफा हो सकता है, कोई हो सकता है कोई आपकी फैमिली मेम्बर अब्रॉड हो जो बाद में शिफ्ट हो जाए। तो यू नीड टू कीप ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स इन माइंड एंड यू नीड टू प्लान अहेड, यू नीड टू प्लान 25 ईयर्स अहेड जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो 25 ईयर्स स्मूथली विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस आपके सारे प्रॉब्लम्स, आपकी सारी नीड्स को केटर कर सकेगी। जस्ट लाइक कि जब हम घर बनाने लगते हैं तो हम अगर 3 कमरे का बनाना हो तो हम 4 या 5 की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम रूम बना लें, बाद में तो नहीं बना सकते। तो हम पहले से फ्यूचर का सोचते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिकल रूम्स और इन सब की चीज़ों को भी पहले से अगर सोच के रखेंगे और बड़ी गेज की वायर लगवा लेंगे, बड़ा सिस्टम लगवा लेंगे, तो उससे फिर फ्यूचर में इंशाल्लाह इशू नहीं होगा। और क्या क्यूरीज हैं आजकल जो चल रही है सबसे ज़्यादा? अच्छा, दूसरा जो मेजर एक कंसर्न है लोगों का वो ये है कि हाउ कैन दे रिड्यूस देयर एनर्जी इंडिपेंडेंस एंड हाउ कैन दे रिड्यूस देयर एनर्जी कंजम्पशन। उसमें देखें 2 से 3 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि एनर्जी इज़ इन मैनी सोर्सेज, आप जो कंज्यूम करते हैं वो एनर्जी, इट इज़ नॉट ओनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज़ ऑल्सो केमिकल एनर्जी। एक मेजर कंजम्पशन जो एनर्जी की आप अपने घर के कामों में करते हैं वो होती है फ्यूल की। तो फ्यूल का जो ऑल्टरनेट है, फ्यूल को आप यूज़ करते हैं फॉर मोबिलिटी। आप गाड़ियों में पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, मोटर बाइक्स में पेट्रोल डीजल डालते हैं, जिससे आप कम्यूट करते हैं, काम पे जाते हैं, बाकी एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, बाकी कामों के लिए आप मोबिलिटी अपनी व्हीकल्स को यूज़ करते हैं, उसमें फ्यूल डालते हैं। उसका जो ऑल्टरनेट रिप्लेसमेंट अभी मार्केट में वो ये है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव करने से फ़ायदा ये होता है, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी अवेलेबल है मार्केट में और इलेक्ट्रिक कार्स भी अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रिक कार्स अवेलेबल हैं एनीवेयर इन द ब्रैकेट ऑफ 2.5 million ऑल द वे टू 30 million और इवन हायर। तो और मोटर बाइक्स भी अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। फ़ायदा इससे ये होता है कि अगर आप सोलर सिस्टम के यूज़र हैं तो यू कैन चार्ज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूजिंग सोलर एनर्जी। इसमें 2 से 3 सिनेरियोज़ हैं। अगर आप एक ऐसे होम ओनर हैं जिसके पास इलेक्ट्रिकल सोलर एनर्जी नहीं मौजूद, जिसने सोलर सिस्टम को अभी नहीं अडॉप्ट किया, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आ जाता है, तो वो जो अपनी गाड़ी या अपनी व्हीकल या मोटरसाइकिल है उसको चार्ज करता है कि इलेक्ट्रिक के थ्रू या वापटा के थ्रू। इलेक्ट्रिकल मोटर्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो एफिशिएंसी है एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल पेट्रोल ICE इंजन वो ज़्यादा होती है। अगर एक फ्यूल की गाड़ी 25 रुपीज़ ले रही है फॉर अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो कंपेयर दैट टू एन इलेक्ट्रिक व्हीकल वो लेती है 10 रुपये। तो 25 रुपये अगर एक यूनिट ऑफ डिस्टेंस चलने के लिए एक फ्यूल वाली गाड़ी ले रही है, तो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी सिमिलर स्पेक्स के साथ, सिमिलर साइज़ के साथ, सिमिलर वेटेज टनेज के साथ वो 10 रुपये लेती है अगर आप उसको चार्ज करते हैं वापडा या के इलेक्ट्रिक से अकॉर्डिंग टू द करंट रेट्स। तो ये 2.5 गुना का फ़र्क तो यहीं आ जाता है कि 2.5 गुना की बचत आपकी हो जाती है अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, अपनी के इलेक्ट्रिक या वापडा ग्रिड के इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं अपनी गाड़ी या व्हीकल को चार्ज करने के लिए। ऑन टॉप ऑफ दैट इफ़ यू गो फॉर सोलर एनर्जी, तो फिर क्योंकि आपने सोलर सिस्टम पे एक दफ़ा इंस्टॉलेशन पे कॉस्ट लगा चुके हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो यू हैव नाउ बिकम अ पावर प्रोड्यूसर। वो जो पावर आप प्रोड्यूस करते हैं उसकी रनिंग कॉस्ट कोई नहीं है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट लिटिल टू नो मेंटेनेंस है। यू डोंट नीड टू पुट फ्यूल इनटू दैट सिस्टम टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी फॉर यू, इट हैज़ टू रन फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो उसमें जो भी डेली जनरेशन होती है या वो आपके घर को पावर जा रही होती है या फिर आप नेट मीटर करके उससे बेनिफिट उठा रहे होते हैं। थर्डली, अगर आप नेट मीटर ज़्यादा कर रहे हैं और आपके पास कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसको आप चार्ज कर रहे हैं, तो फिर यू आर सेविंग टन्स ऑफ अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय यूटिलाइजिंग इट योरसेल्फ। तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपने जो गाड़ी चार्ज करी वो आपने अपनी सेल्फ प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी से आपने गाड़ी चार्ज कर ली, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई वो लेवलाइज LCOE होगी, लेवलाइज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, जो ओवर द 25 ईयर पीरियड जब निकालें तो वो 1 से 2 सेंट बनती है, 1 से 1.25 सेंट बनती है, विच टर्न्स आउट टू बी अराउंड 2 to 3 रुपीज़ टोटल इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट। अगर हम इन्वेस्टमेंट को भी इंक्लूड कर लें फॉर चार्जिंग कार्स, वो 2 से 3 रुपये बनती है एट द करंट रेट्स। सही है। तो इसमें बेनिफिट बहुत लॉन्ग टर्म है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अवेलेबल हैं, वी नीड टू मूव टूवर्ड्स सच इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आप देख सकते हैं दुनिया भर में जो लोकोमोटिव्स हैं, जो ट्रेन्स हैं, जो रेल्स हैं, जो नेटवर्क्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, दे मूव टूवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग चीपर एंड मोर इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारा मुल्क का मसला ये है कि हम फ्यूल बेस्ड प्रोडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, बट नॉनदलेस कंट्रीज विच हैव मूव टुवर्ड्स रिन्यूएबल एंड चीपर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर देम टू मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज, इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें और भी है जो घर में हम दूसरी एनर्जी से यूज़ करते हैं। उसमें एक तो हमारा स्टोव है जो हम गैस पे यूज़ करते हैं, जो भी हम वो भी हमारी ख़त्म हो रही है। फिर हम जो हमारे गीज़र्स हैं वो भी हम गैस के यूज़ करते हैं। एक तो वो इनएफिशिएंट भी बहुत हैं और वो गैस भी हमें महंगी पड़ रही है, और एक सर्कुलर डेट हमारे मुल्क में वो भी खड़ा होता जा रहा है। और तीसरे हमारे अवन्स हैं।
तो इन 3 बड़ी चीज़ों को भी हम, और कुछ लोग खैर आयरन जो है वो भी गैस की यूज़ करते हैं, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ यूजिंग दीज इनएफिशिएंट चीज़ें। इन सब ये सब भी इलेक्ट्रिक बहुत अच्छी अवेलेबल है मार्केट में, अच्छे इलेक्ट्रिक गीज़र्स हैं, स्टोव ओवन, इलेक्ट्रिक स्टोव हैं, और साथ में आपके ओवन्स भी हैं। आयरन तो पहले ही बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक यूज़ करते होंगे, तो सारी चीज़ें जब हम इलेक्ट्रिक पे ले आएंगे, इंक्लूडिंग योर कार्स, घर, आपकी बाइक्स, ट्रांसपोर्ट भी हो गई, खाने की चीज़ें भी हो गई, घर भी सारा इलेक्ट्रिक पे, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम खुद जनरेट कर रहे हैं। तो दैट्स द आइडियल सिचुएशन जिस तरफ हमें जाना चाहिए, और जो हम सब के गोल्स होने चाहिए कि हमें खुद सस्टेनेबल मीन्स की तरफ जाना है, और अपने ख़र्चे भी कम करना है और मुल्क को भी बचाना है। अच्छा, एक और न्यूज़ भी मैं आपको दे दूँ, एयर कैनेडा ने भी 20 इलेक्ट्रिक प्लेन्स खरीदे और उन्होंने शुरू भी कर दिए चलाना। तो वो तो प्लेन्स भी ख़रीद रहे हैं और उसको उस तरफ लेके जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट मीन्स में। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कार्स, बल्कि लोग आगे निकल रहे हैं। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी पे डेवलपमेंट हो रही है। आपको एक पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो बैटरी बैंक्स है उस पर भी बहुत रैपिडली काम हो रहा है, फ्लो बेस्ड बैटरीज पे भी काम हो रहा है, रिडॉक्स सेल्स पे भी काम हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक मोल्टन फॉर्म्स ऑफ बैटरी स्टोरेज पे भी काम हो रहा है, लिथियम आयन पे तो पहले ही बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, बहुत अच्छे बन रहे हैं। बिल्कुल, सुपर कैपेसिटर्स पे भी बहुत रैपिडली टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वो यूज़ में भी बहुत सी सारी जगहों पे है। निकल कैडमियम के सेल्स भी अवेलेबल हैं, लिथियम आयन के सेल्स अवेलेबल हैं, लेड एसिड बैटरीज हमेशा से मौजूद रही हैं, उनकी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज की इंक्रीमेंट कैसे करना है उस पर भी रिसर्च हो रही है और वो भी डिप्लॉय हो रही है मार्केट में। तो एक वाइड अबंडेंस ऑफ बैटरीज अवेलेबल है एट दिस पॉइंट इन टाइम, और नई बैटरीज पे भी काम किया जा रहा है जिनकी एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा हो, जिनकी स्टोरेज स्पेस कम से कम हो, जिनकी एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिनकी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जिनकी स्केलेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। रिडॉक्स सेल्स का जो एक फ़ायदा है वो ये है कि वो स्केलेबल, बहुत हाईली स्केलेबल हैं, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम कमर्शियली अवेलेबल है, इंडस्ट्रियली अवेलेबल है, रेजिडेंशियली अवेलेबल नहीं है। इन द कमिंग फ्यू ईयर्स टेक्नोलॉजिकल जो बैरियर्स हैं उनको ओवरकम कर लिया जाएगा और उसको रेजिडेंशियल लेवल पे भी प्रोड्यूस कर लिया जाएगा। तो ये स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस होती है, आहिस्ता आहिस्ता। आपके सामने सोलर सेल्स की जो टेक्नोलॉजी थी उसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम होती थी पहले। इनिशियली नासा ने अपने स्पेस शटल्स के लिए इसको डिज़ाइन किया था। ओवर द पास्ट 5 डेकेड्स अब ये होम ओनर्स और रेजिडेंशियल लेवल पे भी टेक्नोलॉजी इतनी कमर्शियली वाइबल बन गई है कि यू कैन इंस्टॉल दो सोलर पैनल्स एट योर होम। 50 ईयर्स अगो जो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो एक्सपोनेंशियली हाई थी, यू कैन नॉट इमेजिन द कॉस्ट एट दैट टाइम, बट ओवर द पास्ट 5 डेकेड्स इतनी रिसर्च की गई है कि इन सिस्टम्स को ऐसे बनाया जाए कि इकोनॉमिकली वाइबल हो जाएँ, ये हर आम बंदा अपने घर में लगवा सके जिससे वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कर सके। वो आप ये देखें कि ये टेक्नोलॉजिकल बैरियर ओवर द, इट टेक्स टाइम टू ओवरकम टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, बट व्हेन यू डू ओवरकम देम you benefit the entire human kind, क्योंकि now you can move to a renewable source of energy rather than burning oil, rather than extracting oil from the ground and burning oil and then creating pollution। जो पाकिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स आए हैं सबके सामने हैं, इसका जो पीछे का पैटर्न रहा है, जिस वजह से ये आ रहे हैं वो सबके सामने है। इट हैज़ टेकन डेकेड्स टू बिल्ड अप दैट मच लेवल्स ऑफ पोल्यूशन एंड दैट मच लेवल्स ऑफ हीटिंग एंड ग्लोबल वार्मिंग टू कॉज सच इफेक्ट्स। तो रेमेडी करने में भी टाइम लगता है, अगर इसका सोल्यूशन भी निकाले और फिर उसको मैस अडॉप्शन में लाने का भी सोचे तो उसमें भी बहुत टाइम लगता है, बट नॉनदलेस एनी मूव फॉरवर्ड इज़ अ मूव फॉरवर्ड। तो इस पर वर्क करना चाहिए, और पाकिस्तान में लोगों को एट द कंज्यूमर लेवल, स्टेट लेवल पे तो जो स्टेट लेवल का काम है वो स्टेट को करना चाहिए, उस पर हम सबको वॉच भी रखनी चाहिए, बट नॉनदलेस एट आवर ओन होम्स, एट आवर ओन लेवल वी शुड मूव टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, बी इट एट एनी लेवल। वी कैन स्टार्ट विद अ स्मॉलर सिस्टम, हम छोटे सिस्टम से स्टार्ट कर सकते हैं, वो जो इकोनॉमिकली वाइबल हो हमारे लिए, आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। इन द कमिंग ईयर्स वी कैन मूव टुवर्ड्स एनर्जी इंडिपेंडेंस, वी कैन मूव टुवर्ड्स टोटल ऑफ ग्रिड सिस्टम्स, जिसमें अपने आप को सेल्फ रिलायंट कर लें। In the coming 5 to 10 years, we will see microgrids establishing everywhere else in the world also। हमें दिखेगा कि communities microgrids की तरफ मूव करेंगी, क्योंकि it is not economically viable to purchase electricity from the grid in areas where there is reliable sources of energy। उधर भी हम देख रहे हैं कि लोग माइक्रोग्रिड्स की तरफ मूव कर रहे हैं एट द कम्युनिटी लेवल। तो ये कम्युनिटीज़ का इनिशिएटिव होगा कि वो कितनी अच्छी, कितनी रिलायबल माइक्रोग्रिड्स को इंस्टॉल करवाते हैं और किस तरह अपने यूज़र्स को बेनिफिट करते हैं कि वो उनसे परचेज़ करें। इट इज़ एन इकोनॉमिकल मॉडल, इट इज़ अ बिजनेस मॉडल। अगर एक कम्युनिटी अपने आप को माइक्रोग्रिड के थ्रू अपनी पावर जनरेशन करती है तो इट इज़ गोइंग टू रीसेल दैट इलेक्ट्रिसिटी टू इट्स यूज़र्स। तो ये इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मॉडल है, ये कोई फ्री मॉडल नहीं है, ये कोई किसी की कॉस्ट पे नहीं बनेगा कि कोई इसमें डिसएडवांटेज होगा, कोई किसी को एडवांटेज ज़्यादा मिल रहा होगा। तो ये सबका कलेक्टिव बेनिफिट है। आप देखेंगे आने वाले सालों में माइक्रोग्रिड्स का एक इन्फ्लक्स आएगा और जो भी कंट्रीज़ को ज़्यादा अडॉप्ट करेगा वो इसमें ज़्यादा जल्दी पार्टेक कर लेगा। बिल्कुल। कुछ और ऐड करना चाहिए? मेरा ख्याल है ठीक है, बाकी तो सबको पता है चाइना कितना आगे जा रहा है इन चीज़ों में, और इंडिया भी बहुत आगे जा रहा है, गीगावाट्स में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं स्टेट लेवल पे।
यूएस ऑस्ट्रेलिया में स्टेट लेवल से ज़्यादा रेजिडेंशियल और कमर्शियल लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा लोग इंस्टॉल किया। तो हर कंट्री की डिफरेंट डायनामिक्स हैं, वो किस तरह उसको लेके चलते हैं। पाकिस्तान की अपनी डायनामिक्स हैं, स्टेट लेवल पे तो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, पर हमें ख़ुद ही अपने लेवल पे, अपने रूफटॉप पे, कमर्शियल इंडस्ट्रियल घरों पे खुद ही इसको लेके चलना है ताकि हमारे बिल भी कम हों और मुल्क का भी फ़ायदा है। मेरा ख्याल है इसको यहीं पे रैप अप करते हैं और एक ही बात आखिर में जो हम हमेशा करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जितनी ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन है लोगों तक पहुँच सके, उनका भला हो सके, वो होए। बाकी until next time, thank you.